आज के इस प्रदूषित वातावरण में अगर वायु में किसी चीज़ की सबसे कमी है तो वह है ऑक्सीजन। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि हम वायु में ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। यूँ तो कहने को वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ अक्रिय गैसें भी हैं। इसके अलावा जितना भी कार्बन है ये वायु में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य अंग है वायु का वो है ऑक्सीजन। और शुद्ध ऑक्सीजन की आज के वातावरण में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो बच्चों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज तुमको ऑक्सीजन ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, ये प्राप्ति स्थान इसके क्या है, कैसे इसे बनाएं और इसके भौतिक और गुणों का और रासायनिक गुणों का कैसे अध्ययन करें, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसकी उपस्थित वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में वायु के आयतन का 1/5 भाग है। यानी वायु में जितनी भी गैसें हैं उसका अगर आयतन स्वरूप हम भाग लें तो वायुमंडल में ये स्वतंत्र अवस्था में वायु के आयतन का कितना भाग है? 1/5 भाग है। ये वायु में इसकी उपस्थित है और अति आवश्यक है वायु में इसकी उपस्थिति, वरना हम वायु में सांस नहीं ले पाएंगे। इसकी प्राप्ति, हम इसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑक्साइडों के रूप में, कार्बोनेटों के रूप में, सल्फेटों आदि लवण के रूप में पाई जाती है। यानी स्वतंत्र अवस्था में वायु में तो ये विद्यमान है ही, लेकिन संयुक्त अवस्था में इसके ऑक्साइड मिलते हैं, इसके कार्बोनेट मिलते हैं, इसके सल्फेट मिलते हैं। इन लवणों के रूप में ये प्राप्त की जा सकती है। अब प्राप्ति के बाद हम इसकी रासायन के भाषा में हम ये देखें कि इसका प्रतीक क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है, परमाणु भार क्या है। तो प्रतीक है इसका O। अगर हमें कहीं पे प्रतीक क्या होता है, छोटी भाषा में रसायन के किसी शब्द को लिखना। तो अगर हम कहीं O लिख देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यह ऑक्सीजन का परमाणु है। इसी तरीके से हमें अगर इसको गैस के रूप में लिखना होता है तो हम इसको अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं और इसका अणु सूत्र है O2। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर इसका एक अणु बनाते हैं, जिसको हम O2 कहते हैं। इसका परमाणु भार 16 है, संयोजकता इसकी 2 है, अणु भार इसका 32 है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लिखा है परमाणु भार 16। और इसके अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं और अणु भार कहते हैं अणुओं के भार को। तो चूंकि 2 ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया। इसका परमाणु क्रमांक 8 है, यानी इसकी जो आवर्त सारणी में स्थित है वो 8वें स्थान पर है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 है। अगर हम इसको बनाए प्रयोगशाला में तो किन किन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी? इसके लिए आवश्यक है कठोर कांच की परख नली, एक निकास नली, जल में भरी द्रोणिका, सछिद्र आसन, यानी जिस पर हम गर्म कर रहे हैं कठोर कांच की नली को, वो उसके नीचे एक तार की जाली होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सछिद्र आसन। गैस जार जिसमें हम गैस को एकत्र करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट जो रसायन है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को उत्पन्न करेंगे, और मैग्नीज डाइऑक्साइड एक और यौगिक है जो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। हम बच्चों तुमको यहाँ बता दें कि उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर सकता है। इस यहाँ ऑक्सीजन बनाने में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, जिससे हमें जल्दी और तेजी से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। आवश्यक सामग्री के बाद जिस उपकरण को हम सुसज्जित करते हैं वो इस प्रकार का होता है। कठोर कांच के नली को एक स्टैंड पे टेढ़ा लगाते हैं। टेढ़ा इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो कोई भी अवयव इसका उछल करके बाहर ना निकल पाए। फिर इसमें एक छेद वाली कार्क लगाकर इसको निकास नली से जोड़ देते हैं। निकास नली का एक सिरा परख नली के अंदर रहता है और दूसरा सिरा कांच की द्रोणिका में रहता है, जिसके ऊपर जल से भरा हुआ गैस जार रखा हुआ है। अभिक्रिया क्या होती है? जब हम इसको और परख नली को गर्म करते हैं तो उससे पहले हम परख नली के अंदर जो रासायनिक अभिक्रमक है जिससे हम ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, वो जो पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसको परख नली के अंदर डाल देते हैं। फिर एक गैस बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं, सछिद्र आसन पर रखकर परख नली को। जब गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है 2KClO3 + MnO2,
MnO2 को बड़े ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख दिया है, कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में इसलिए लिख दिया है कि ये जैसा अभिक्रिया में रहेगा वैसा ही बाद में बचा रहेगा, क्योंकि उत्प्रेरक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसका कोई यौगिक नहीं बनेगा। तो 2KClO3 प्लस MnO2 जब गर्म करते हैं तो किस ताप तक गर्म करते हैं? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नीचे इसमें लिखा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक। यहां बता दिया गया है कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है ये उत्प्रेरक के रूप में है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। वास्तव में KClO3 का अपघटन होता है जो KCl और 3O2 में टूट जाता है। ऑक्सीजन के बगल में ऊपर तीर इसलिए बना है कि ये गैस है, ये ऊपर की ओर उड़ती है, परख नली से बाहर आती है और जल के अधोमुखी विस्थापन से जैसे जैसे ये गैस ऊपर भरती जाती है पानी नीचे आता जाता है। जब सारा पानी गैस जार का नीचे उतर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि गैस जार में ऑक्सीजन भर गई। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि गैस अदृश्य होती है, हम ऐसे जान नहीं पाएंगे कि कब ये गैस जार पूरा पूरा ऑक्सीजन से भर गया है। अब जब हमने इसकी बनाने की विधि जान ली कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम ये भी जानें कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं। भौतिक गुणों में ये गैस पारदर्शक, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यानी गैस भरी भी रहेगी तब भी हम गैस जार के आर पार देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं पारदर्शक। रंगहीन है क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता, गंधहीन है, इसमें कोई गंध भी नहीं होती, और अगर हम इसको चखें तो इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्वादहीन होती है। ये वायु की अपेक्षा कुछ भारी है, 1.1 गुना ये वायु से भारी होती है। ये जल में कम विलेय है, यानी आंशिक रूप से विलेय है, वैसे पानी में घुलती नहीं है। ऑक्सीजन को ठंडा करने पर ये नीले रंग के द्रव में बदल जाती है। यदि ऑक्सीजन को हम ठंडा करते जाएं, 0 से माइनस के नीचे टेम्परेचर पर ठंडा करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एक द्रव बनने लगेगा जिसका रंग हल्का सा नीला होता है। इस गैस का क्वथनांक -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम इसको -183 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगी, -183 पर फिर ये गैस के रूप में आ जाएगी। इसका गलनांक है -208 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर -208 नीचे हम ठंडा कर देंगे तो ये ठोस के रूप में बदल जाएगी। इसके रासायनिक गुणों में ऑक्सीजन बहुत ही अभिक्रियाशील गैस है। हम किसी भी पदार्थ को इसमें जला सकते हैं। यह धातुओं से भी अभिक्रिया करती है और अधातुओं से भी अभिक्रिया करती है। अगर हम धातुओं से क्रिया इसकी देखें तो अगर मैग्नीशियम का तार इसके अंदर जलाएं तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम कहते हैं MgO। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2Mg + O2 दैट गिव्स 2MgO। इसी प्रकार ये आयरन से भी क्रिया करती है, यानी लोहे से भी क्रिया करती है, और लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्साइड बनाता है इसको हम कहेंगे Fe3O4। इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम का ऑक्साइड और आयरन के साथ आयरन का ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसमें दोनों ऑक्साइड शामिल है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का ये मिश्रण है। कहने का तात्पर्य यह है ये धातुओं से अभिक्रिया कर उनके ऑक्साइड बनाती है। केवल ये धातुओं से क्रिया करे ये इतना ही नहीं है, ये अधातुओं से भी क्रिया करती है। हमने आपको बताया था बहुत अभिक्रियाशील है। अधातु जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो प्रमुख कारण है वातावरण के प्रदूषित होने का, क्योंकि जितनी भी हम गंदगी नीचे, जितना भी कार्बनिक अवयव हम नीचे सड़ने देते हैं वो सब कार्बन वायुमंडल में आ जाता है और वो वायुमंडल के ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और धीरे धीरे होता यह है कि वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तभी हम कहने लगते हैं कि वातावरण प्रदूषित हो गया। इसके अलावा अगर इसको फास्फोरस में जलाएं तो ये फास्फोरस का ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड। 4P + 5O2 दैट गिव्स P4O10। इसको हम साधारण अणुसूत्र में P2O5 भी कह सकते हैं, जिसलिए कहते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड। यह अमोनिया गैस से भी क्रिया करती है, स्वयं गैस होते हुए भी यह अमोनिया से क्रिया करती है और यह अमोनिया को उसके अवयवों में तोड़ देती है। अमोनिया मिली है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। जब इसका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा तो बचेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है।
जब अमोनिया टूटती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो नाइट्रोजन तो अलग हो जाती है और इसका जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है। इसलिए ये अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन और जल देती है। ऑक्सीजन बहुत ही उपयोगी गैस है। कुछ हम उपयोग आपको बता रहे हैं, जैसे कृत्रिम श्वसन में जब कहीं किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी पूरी पूरी ऑक्सीजन गैस उसको वायुमंडल से नहीं मिल पाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऐसे समय में हम उसको बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस देते हैं, यानी हम उसको कृत्रिम रूप से उसके सांस लेने में सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए ये बहुत उपयोगी है। इस्पात बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, क्लोरीन बनाने में, ओजोन बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। धातुओं को जोड़ने और काटने के लिए, धातु जो जोड़ी जाती है जिसको हम कहते हैं वेल्डिंग, उसमें आपने देखा होगा जो लोग वेल्डिंग करते होंगे, एक गैस को जलाकर जिस टूटे गर्डर का या लोहे के टुकड़े का उनको वेल्डिंग करना होता है, वहां पर वो गैस से उसको गला देते हैं। गलाने के लिए मुख्य रूप से एसिटिलीन होती है, लेकिन एसिटिलीन जो है जब जलती है तो ताप कम उत्पन्न करती है। उसका ताप बढ़ाने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन मिला देते हैं और उस ज्वाला को हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, जिसका ताप बहुत ऊंचा होता है और बहुत आसानी से लोहा उसके अंदर गल जाता है। जब टूटे टुकड़े द्रव के रूप में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से मिलकर जब ठंडे होते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये बच्चों था ऑक्सीजन के बारे में। अब तुम्हें पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन कितनी उपयोगी गैस है और हमें ऐसे सब साधन करने चाहिए जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी न होने दें। जिसके लिए सबसे जरूरी है जितने हरे भरे पेड़ हमारे आसपास होंगे वो क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़